डियर फ्रेंड्स, सार्थक डेली ब्रीफ के इस दूसरे सेशन में हम आपके साथ डिप्रिसिएटिंग रुपीज डिटोरिएटिंग द कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज स्पेशली हम डिस्कस करेंगे कि रेमिटेंसेज के हायर फ्लो के बावजूद रुपया लगातार गिर रहा है, भुगतान संतुलन की स्थिति बिगड़ रही है। ये जो भुगतान संतुलन सीरीज है, इसमें करीब करीब 8 से 10 वीडियोज लेक्चर आने हैं। और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अगर पलट करके देखें, इस या अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम को देखें, या कहीं पर भी करेंट बेस्ड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इस सेक्शन से अच्छी खासी संख्या में होते हैं। यहां पर पूरी की पूरी चर्चा हमारी होगी दो रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में। पहला रिपोर्ट है जो यूएन माइग्रेशन एजेंसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा जारी की गई है 7 मई 2026 को, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026। और इस माइग्रेशन रिपोर्ट में वर्ष 2024 में रेमिटेंसेज का जो इनफ्लो और आउटफ्लो रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि दुनिया में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी आबादी जो है वो भारतीय प्रवासियों की है। इस पर भी हम चर्चा आगे करेंगे। अगर हम देखें रेमिटेंसेज जो जेनरेट हो रहे हैं, उनमें इस रिपोर्ट के अनुसार जो टॉप 4 सोर्सेज हैं, नंबर 1 पोजीशन पर अमेरिका है, जहां से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के रेमिटेंसेज जनरेट हुए हैं। दूसरे नंबर पर सऊदी अरबिया है 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। और चौथे नंबर पर जो है वह जर्मनी है 24 बिलियन के साथ। जहां तक रेमिटेंसेज इनफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेमिटेंसेज रिसीव करने वाले टॉप 5 कंट्री को अगर देखें तो इंडिया 2024 में नंबर 1 पोजीशन पर रहा है 137.67 बिलियन के साथ। नंबर 2 पोजीशन पर अगर आप देखें तो मेक्सिको है 67.64 बिलियन। मतलब इंडिया ने जितना रेमिटेंसेज रिसीव किया है, मेक्सिको के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो उसके 50% से कम है। अर्थात मेक्सिको ने जितना रेमिटेंसेज 2024 में रिसीव किया, उसके डबल से ज्यादा रेमिटेंसेज इंडिया के द्वारा रिसीव किए गए। नंबर 3 पोजीशन पर फिलीपींस है अप्रॉक्स 40.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। नंबर 4 पोजीशन पर फ्रांस है 38.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। और नंबर 5 पोजीशन पर पाकिस्तान है नियर अबाउट 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर से थोड़ा सा कम 34.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। अक्सर यूपीएससी, बीपीएससी या अदर जो एग्जाम्स हैं, जहां पर करेंट ओरिएंटेशन वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आप गौर करेंगे, एक तो जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक रेमिटेंसेज कहां से जनरेट हुआ, सबसे अधिक रेमिटेंसेज जो है किस देश ने रिसीव किए। लेकिन ये फर्स्ट लेयर के प्रश्न है जो अपेक्षाकृत आसान है। लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं तो टॉप 4, टॉप 5 रेमिटेंसेज जनरेट करने वाले कंट्री, रेमिटेंसेज रिसीव करने वाले कंट्री को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए दिया जाता। इसलिए कम से कम रिपोर्ट, इंडेक्सेज, इन सबको अगर आप कर रहे हैं तो टॉप 4, टॉप 5, बॉटम 4, बॉटम 5 को जरूर कवर करें। और इसी के कंटेक्स्ट में मैंने आपके साथ ये पूरी की पूरी चर्चा की। अब तीसरा प्रश्न उभर करके आता है कि अगर हम यह देखें कि इंडिया जो रेमिटेंसेज रिसीव कर रहा है, उनमें सबसे अधिक रेमिटेंसेज कहां से आ रहे हैं, तो सोर्स ऑफ इंडियन रेमिटेंसेज में अगर आप जाकर के देखें तो अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पर है। अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पर है 27.7% रेमिटेंसेज। दैट मींस मोर देन 1/4 रेमिटेंसेज जो हैं अमेरिका से आ रहे हैं। नंबर 2 पोजीशन पर यूनाइटेड अरब अमीरात से 19.2% इंडियन रेमिटेंसेज यूनाइटेड अरब अमीरात से आ रहे हैं। नंबर 3 पोजीशन पर यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, जहां से 10.8% रेमिटेंसेज आ रहे हैं। नंबर 4 पोजीशन पर सिंगापुर है, जहां से 6.6% इंडियन रेमिटेंसेज जनरेट हो रहे हैं।
अब सवाल यहां पर यह उभर करके आता कि आखिर रेमिटेंसेज जो जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप जाकर के देखें तो आज से करीब करीब 7-8 साल पहले की स्थिति को हम देखें तो अकेले गल्फ जीसीसी के कंट्री जो हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो 6 सदस्य देश हैं, इंडियन रेमिटेंसेज में इनका शेयर करीब करीब 60% के अप्रॉक्स हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे देखेंगे माइग्रेशन के पैटर्न में परिवर्तन आता, माइग्रेशन के डेस्टिनेशन में परिवर्तन आता है। थोड़ा सा मैं इंडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बेस प्रश्न उठा करके पूछे जाते तो उसी स्थिति में इस तरह के प्रश्नों की संभावना बनती है। अगर आप जाकर के देखें एईडीओ के फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में जो प्रश्न पूछे गए हैं, या अभी अभी बिहार में दरोगा का जो परीक्षा जो संपन्न हुई है, वहां पर जो प्रश्न पूछे गए हैं कुछ इसी प्रकृति के हैं। अगर आप गौर करें, पहले जो हमारा माइग्रेशन था तो फेवरेट डेस्टिनेशन जो है गल्फ कंट्री हुआ करते थे, नंबर 1। नंबर 2, गल्फ कंट्री की ओर जो माइग्रेशन था, उस माइग्रेशन में देखेंगे अनस्किल्ड लेबर फोर्स का माइग्रेशन जो है वह कहीं ज्यादा डोमिनेंट हुआ करता था। नंबर 3, गल्फ कंट्री की ओर जो माइग्रेशन था, उस माइग्रेशन में अगर आप देखें लार्जर शेयर मुस्लिम इंडियंस के माइग्रेशन का था। नंबर 4, गल्फ कंट्री की ओर जो माइग्रेशन था, उस माइग्रेशन में अगर आप देखें तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के शेयर जो है लार्जर थे। इसके एक्सेप्शन के रूप में आप केरला को आप ले सकते हैं, जिसकी इकोनॉमी मनी ऑर्डर इकोनॉमी के रूप में भी जानी जाती है। लेकिन हाल के वर्षों में अगर आप देखें तो माइग्रेशन के फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में गल्फ कंट्री की बजाय अमेरिका, यूरोपियन कंट्री और साउथ ईस्ट एशिया के डेवलप्ड कंट्री इमर्ज करते, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें तो अब जो माइग्रेशन हो रहा है तो आप देखेंगे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स के माइग्रेशन की प्रक्रिया कहीं ज्यादा तेज हो रही है। नंबर 3, अगर आप जाकर के देखें अभी जो माइग्रेशन हो रहा है, उस माइग्रेशन में आप देखेंगे तो साउथ इंडिया के जो डेवलप्ड स्टेट हैं, महाराष्ट्र चले जाएं, आंध्र प्रदेश चले जाएं, कर्नाटका चले जाएं, तमिलनाडु चले जाएं, इनका माइग्रेशन में शेयर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। चौथी चीज आप देखेंगे, अभी जो जिस लेबर फोर्स का माइग्रेशन हो रहा है वो हायर इनकम जनरेट करने में कहीं ज्यादा सक्सेसफुल है। तो माइग्रेशन के पैटर्न में आने वाले इन बदलावों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि ट्रेडिशनल पैटर्न में क्या था और लास्ट 1.5 डिकेड के दौरान माइग्रेशन के पैटर्न में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। नेक्स्ट, अगर कहूं कल के डेट में यह भी प्रश्न उठा करके पूछा जा सकता कि रेमिटेंसेज को रिसीव करने वाले टॉप 3 स्टेट्स इंडिया में कौन है। नंबर 1 पोजीशन पर देखेंगे केरल है, जो 19% ऑफ इंडियन रेमिटेंसेज को रिसीव करता है। नंबर 2 पोजीशन पर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र है, जो 16.7% ऑफ माइग्रेशन को रेमिटेंसेज को रिसीव करता है। नंबर 3 पोजीशन पर देखेंगे कर्नाटका है, जो करीब करीब 15% ऑफ रेमिटेंसेज को वह रिसीव करता है। और अगर आप केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक इन तीनों राज्यों को मिला दें तो मोर देन 50% ऑफ रेमिटेंसेज जो है इन 3 राज्यों के द्वारा रिसीव किए जाते। तो ये जो मैंने आपके साथ चर्चा की वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के कंटेक्स्ट में, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के द्वारा मई 2026 के फर्स्ट वीक में इशू किया गया, जो यूएन की माइग्रेशन एजेंसी है। अब दूसरा कंटेक्स्ट, पहले भी प्रश्न यहां से पूछे जा चुके और आगे भी प्रश्न यहां से पूछे जा सकते। सवाल यह है कि इंडियन डायस्पोरा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और जब हम इंडियन डायस्पोरा के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते तो इंडियन डायस्पोरा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्कस करने के पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इंडियन डायस्पोरा का मतलब क्या है। इंडियन डायस्पोरा का मतलब यह है उन लोगों से जो एनआरआईज हैं या जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन से हैं, इन दोनों को हम इंडियन डायस्पोरा में कवर करते। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो ऑथेंटिक डाटा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट 2024-25 में जारी की गई। और यह रिपोर्ट उस कमेटी के द्वारा जारी की गई जिसकी अध्यक्षता शशि थरूर के द्वारा की जा रही थी। इस रिपोर्ट का टाइटल है, इस रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो इस रिपोर्ट का टाइटल जो है वह
इस रिपोर्ट के टाइटल पर अगर आप जाकर के देखें तो इसका टाइटल है इंडियन डायस्पोरा, देयर स्टेटस एंड वेलफेयर, ऑल एस्पेक्ट ऑफ देयर स्टेटस एंड वेलफेयर, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग इमिग्रेशन बिल 2024-25। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडियन डायस्पोरा का जो वितरण है उसमें अगर हम देखें तो टॉप 5 कंट्री जो हैं उनमें नंबर 1 पोजीशन पर अमेरिका है, जहां पर 5.4 मिलियन, करीब करीब 54 लाख भारतीय जो भारतीय मूल के हैं या अप्रवासी भारतीय हैं वो आते हैं। नंबर 2 पोजीशन पर यूनाइटेड अरब अमीरात से, जहां पर 3.67 मिलियन, मतलब 36,70,000 भारतीय डायस्पोरा की मौजूदगी दिखाई पड़ती। नंबर 3 पोजीशन पर अगर आप जाकर के देखें तो नंबर 3 पोजीशन पर मलेशिया है, जहां करीब करीब 29 लाख इंडियन डायस्पोरा की मौजूदगी है। नंबर 4 पोजीशन पर कनाडा है, जहां पर इंडियन डायस्पोरा की मौजूदगी लगभग 28 लाख है। नंबर 5 पोजीशन पर म्यांमार है, जहां करीब करीब भारतीय मूल के और अप्रवासी भारतीय लोगों की संख्या मिलाकर करीब करीब 20 लाख जाती है। और नंबर 6 पोजीशन पर यूनाइटेड किंगडम है, जहां से करीब करीब 18,60,000 इंडियन डायस्पोरा का साइज वहां पर दिखाई पड़ता। तो अगर इंडियन डायस्पोरा के कंटेक्स्ट में पूछा जाए तो अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पर है, नंबर 2 पोजीशन पर यूएई है, नंबर 3 पोजीशन पर मलेशिया है, नंबर 4 पोजीशन पर कनाडा है, नंबर 5 पोजीशन पर सऊदी अरब है, नंबर 6 पोजीशन पर म्यांमार है, नंबर 7 पोजीशन पर यूनाइटेड किंगडम है। अगर इंडियन डायस्पोरा के साइज की बात करें तो करीब करीब 35 मिलियन, 35.42 मिलियन साइज ऑफ इंडियन डायस्पोरा है, मतलब 3,54,00,000 के आसपास भारतीय डायस्पोरा का आकार है, जिनमें 1,58,00,000 एनआरआई हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं, जबकि 1,96,00,000 के आसपास पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन से हैं। अगर एनआरआई के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें संसदीय समिति के रिपोर्ट के मुताबिक, हमेशा ध्यान रखिएगा रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो अगर एनआरआई के डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूनाइटेड अरब अमीरात जो है नंबर 1 पोजीशन पर है, करीब करीब 35.5 लाख और निवासी भारतीय यूनाइटेड अरब अमीरात में है। नंबर 2 पोजीशन पर अमेरिका है, जहां करीब करीब 20,70,000 भारतीय हैं और निवासी भारतीय हैं। तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है, जहां पर करीब करीब 24,60,000, सऊदी अरबिया है, जहां पर लगभग 24,60,000 भारतीय हैं। चौथे नंबर पर कुवैत है, जहां 9,90,000 और निवासी भारतीय हैं। 5वें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, जहां पर करीब करीब 3,70,000 एनआरआईज हैं। और छठे नंबर पर सिंगापुर है, जहां पर करीब करीब 3.5 लाख भारतीय और निवासी भारतीय। तो इंडियन डायस्पोरा के साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपके साथ ऑथेंटिक डाटा शेयर किया, और एनआरआईज के कंटेक्स्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके संदर्भ में भी मैंने आपके साथ ऑथेंटिक डाटा शेयर किया। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर आपको रेफरेंस पॉइंट बनाया जाता है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026, तो वहां पर डाटा आपको डिफरेंट आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं रेफरेंस पॉइंट को ध्यान में रखें, क्योंकि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 जो है साइज ऑफ इंडियन डायस्पोरा जो बतलाता है 19 मिलियन बतलाता है, जिसमें नंबर 1 पोजीशन पर यूनाइटेड अरब अमीरात से करीब करीब 35,70,000, नंबर 2 पोजीशन पर अमेरिका है 29 लाख, नंबर 3 पोजीशन पर सऊदी अरब है करीब करीब 25,90,000, नंबर 4 पोजीशन पर यूनाइटेड किंगडम है लगभग 18 लाख के आसपास। अब सवाल यह उठता है कि जब भी आप भुगतान संतुलन की बात करते तो भारत में भुगतान संतुलन की स्थिति को बेहतर बनाए रखने में रेमिटेंसेज का जो इनफ्लो है इसकी अहम भूमिका है, क्योंकि फॉरेन करेंसी के अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर्विसेज सेक्टर के बाद रेमिटेंसेज जो है वह नंबर 2 पोजीशन पर है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए हमारा सर्विस ट्रेड जो है सरप्लस की स्थिति में है, और यह सरप्लस जो है 200+ बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। और नंबर 2 पोजीशन पर रेमिटेंसेज है करीब करीब 137 बिलियन का लें 138 बिलियन के आसपास रेमिटेंसेज का इनफ्लो है, और ये ऑफिशियल चैनल से। अनऑफिशियली जो रेमिटेंसेज का इनफ्लो है उसको यहां पर कैलकुलेट नहीं किया गया।
तो सवाल यह उठता कि जब रेमिटेंसेज का हायर वॉल्यूम में इनफ्लो भारत की तरफ हो रहा है और पिछले 10 वर्षों के दौरान देखें रेमिटेंसेज का इनफ्लो तेजी से भारत की ओर बढ़े, उसके बावजूद भारत का भुगतान संतुलन खाता आखिर दबाव क्यों महसूस कर रहा है? नंबर 1। नंबर 2, रेमिटेंसेज के हायर इनफ्लो के बावजूद सवाल यह उठता है कि रुपये में गिरावट लगातार जारी क्यों है? इस पर हम नेक्स्ट सेशन में उपलब्ध होंगे भुगतान संतुलन और रुपये की गिरावट सीरीज पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।